टाइप का क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। ओके, सो आपके केमिकल काइनेटिक्स में जो हम पढ़ रहे थे, देखो अगर आपके दो रिएक्टेंट्स हैं, ए मोल्स ऑफ ए लिया है आपने, बी मोल्स ऑफ बी लिया है, देयर फॉर्मिंग सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट जो आपका एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है, ये जो रेट आपका एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। आर आपका रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे ए रेज टू अल्फा एंड बी रेज टू बीटा, ये अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट्स हैं, ये अल्फा और बीटा जो कांस्टेंट्स हैं वो आपके कैसे होते हैं भाई साहब, एक्सपेरिमेंटली डिराइव होते हैं, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलेंगे, दिस इज बेसिकली नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भाई साहब क्या हो रहा है, ठीक है, ए का यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। वी आर जस्ट लुकिंग एट दीज थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ग्राफ्स एज वेल, तो ग्राफ को देखकर आपको बताना है, रिएक्टेंट्स और टाइम्स के बीच में आपके ग्राफ को देखकर बताना है कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। देखो कभी कभी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट से आपको बताना पड़ेगा कि किस ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है। और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है भाई साहब, बोलो 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 जल्दी से बोलो, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर रेज टू 1 माइनस n पर सेकेंड, ठीक है। इसके यूनिट को, गिवन यूनिट अगर आपको दिया हुआ है तो आप उस यूनिट को देखकर बता सकते हो कि इसका ऑर्डर क्या होगा, n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। n की वैल्यू निकल जाएगी तो रिएक्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। और कभी कभी आपको घुमा फिराकर ग्राफ दिया जा सकता है, अगर ग्राफ दिया है तो ग्राफ को देखकर आपको बताना पड़ेगा कि किस ऑर्डर का ये रिएक्शन है, ठीक है। सो हियर वी आर ट्राइंग टू कंपल्सरी अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्राफ्स इन डिटरमिनिंग द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई साहब, फॉर द रिएक्शन ए प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी के ए रेज टू जीरो, ए रेज टू जीरो का मतलब भाई साहब यहाँ पे समझ में आ रहा है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए रेज टू जीरो कितना हो जाएगा भाई साहब 1, तो के इंटू 1 ये आपका कितना हो गया भाई साहब के, तो डी ए आपका कितना हो जाएगा, के डी टी हो गया माइनस के डी टी हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, आप अगर इसको इंटीग्रेट करें तो आपका ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, है ना भाई साहब, के ए का वैल्यू, डी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब के, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एक कांस्टेंट लग गया सी, ठीक है। अब इस कांस्टेंट सी को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जब टाइम आपका टी जीरो है तो आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट है, ठीक है, ए नॉट है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे टाइम की वैल्यू टी इज इक्वल टू जीरो है तो के इंटू जीरो हो गया जीरो प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब ए नॉट, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, concentration of A at any particular time t will be equal to minus kT plus A naught which is the initial concentration, तो kT की वैल्यू क्या हो जाएगी A naught minus A, तो K की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 1 by T A naught minus A, this is the expression for rate constant of reactions for zero order, zero order का भाई साहब ये हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। और वेरी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी हम आते हैं भाई साहब ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ पे आते हैं, देखो तो आपने यहाँ पे क्या निकाला, A is equal to A naught minus KT, जीरो ऑर्डर है ना भाई साहब, जीरो ऑर्डर, अरे कहीं इतना कंफ्यूज हो जा रहे हो भाई साहब, जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है भाई साहब, ठीक है, ये आपका भाई साहब रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू K इंटू क्या हो जाएगा A रेज टू जीरो, है ना, ये हो जाएगा आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है। तो रेट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के भाई साहब ए रेज टू जीरो, जीरो ऑर्डर है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब जीरो, के a रेज टू n होता है, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है जीरो, मतलब a रेज टू जीरो मतलब क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो ये हो गया k, तो इस dt को आप इधर लेकर आओगे तो dA विल बी इक्वल टू भाई साहब क्या k dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dA का इंटीग्रेशन किया यहाँ पे, k को बाहर निकाला हमने, अच्छा रेट यहाँ पे माइनस होता है ना, तो ये माइनस को इधर ले लिया हमने, ठीक है, इस माइनस को इधर ट्रांसपोज करके भाई साहब -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ये हो गया माइनस के और इसका भाई साहब डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया कितना माइनस के टी और यहाँ पे आ गया भाई साहब डी ए, ठीक है, डी ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन, लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन नहीं आपका कांस्टेंट सी, किसी भी इंटीग्रेशन में आपका कांस्टेंट सी आता है। अभी इस सी की वैल्यू निकालने के चक्कर में आप क्या करोगे, आपको मालूम है एट स्टार्ट, ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है भाई साहब आपका A नॉट एट स्टार्ट, टाइम t इक्वल टू 0 है तो A की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब A नॉट, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे DA की जगह पे जब यहाँ पे माइनस के इंटू जीरो लिख रहे हैं आप, तो ये हो गया आपका C और यहाँ पे DA की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब A नॉट,
तो आपका भाई साहब सी का वैल्यू कितना आ गया, डी ए नॉट, है कि नहीं? बस डी ए कैसे होगा भाई साहब, ए आई एम सो सॉरी, ये डी एक्स है ना, डी एक्स को हमने इंटीग्रेट किया तो ये आ गया भाई साहब ए, तो यहाँ पे हो गया आपका ए नॉट, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, सी की वैल्यू हो गई आपकी, सी की वैल्यू हो गई भाई साहब ए नॉट, ठीक है। अभी आप इस इक्वेशन को लिख लो भाई साहब, ये इक्वेशन जो आया आपका ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस ए नॉट, ठीक है, ए नॉट। ओके, अभी आप इस के टी को इधर ले लो, के टी को इधर ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए, के टी को हमने इधर लिया, यहाँ पे हो गया ए नॉट माइनस ए, ठीक है। के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट माइनस ए, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/t, यहाँ पे हो गया आपका ए नॉट माइनस ए, 1/t ए नॉट माइनस ए, ठीक है। ओके, अभी आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको घुमा फिरा कर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू, ये आपका देखो ए हो गया है ना, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हो भाई साहब, ध्यान देना यहाँ पे, जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हो तब कॉन्सेंट्रेशन को, दैट इज ए को आप इसमें प्लॉट कर रहे हो, ठीक है, और टी को आप किस में प्लॉट कर रहे हो, इसमें प्लॉट कर रहे हो। इसको आप ध्यान से देखो, ये आपके किसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं जा रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जा रहा है ना, y की वैल्यू यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, माइनस के, ठीक है, और माइनस से मतलब आपका इस तरफ डिसेंडिंग होगा, इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। और जहां पे आपका भाई साहब x की वैल्यू 0 हो जाती है, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी y इंटरसेप्ट, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी a नॉट, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, t इज इक्वल टू 0 पे ये y इंटरसेप्ट हो गया। c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, a नॉट ना, c की वैल्यू है क्या, a नॉट, तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, दिस विल बी द ग्राफ दैट यू विल बी गेटिंग, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन, तो आपको जब भी इस तरीके का ग्राफ मिलेगा तो आप ग्राफ को देखकर ही बता सकते हो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर? तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई साहब, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर? तो आपको कभी-कभी रिएक्शन कांस्टेंट की यूनिट दिए जा सकते हैं, कभी-कभी आपको आपका ग्राफ दिया रह सकता है, और इस ग्राफ को या यूनिट के रिएक्शन कांस्टेंट के यूनिट देकर आपको बताने के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? देखो ये स्लोप ऑफ लाइन है, ये हो गया आपका ए नॉट, ये कंसंट्रेशन को आपने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, टाइम को आपने t एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो ये देखो आपका y इंटरसेप्ट हो गया a नॉट, और ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज माइनस k, क्योंकि ये स्लोप आपका नेगेटिव है इसलिए आपका भाई साहब डिक्रीजिंग होगा, अगर स्लोप आपका पॉजिटिव रहता तो ये इस तरह जाता है। क्लियर 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 पीपल, अब समझ में आता है ये, ठीक है। ओके, तो a इज इक्वल टू a नॉट माइनस kt व्हिच कैन बी बेसिकली, आप किससे इसको कंपेयर कर सकते हैं भाई साहब, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो आपका m क्या हो गया यहाँ पे माइनस k, क्लियर, और c क्या हो जाएगा आपका a नॉट, कैसे a नॉट, जब आपका t का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, हम ठीक है। ओके, आल्सो एज द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन रेट क्या है, इंडिपेंडेंट, बाइक लेके हेलमेट लेके तभी ले, ठीक है। तो आपका भाई साहब द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो रेट आपका क्या होता है भाई साहब, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। द प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, ठीक है। तो आपका ये जो रेट हो गया दिस विल बी पैरेलल टू कंसंट्रेशन, क्या ये समझ में आ रहा है? वो आपने क्या बोला यहाँ पे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है मतलब क्या, आपका भाई साहब यहाँ पे ऑर्डर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है इसका, ठीक है। द रेट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट होगा ना भाई साहब, विद पासेज ऑफ टाइम द रेट। तो अभी आपने यहाँ पे क्या प्लॉट किया है, कंसंट्रेशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट किया है। अगर आपको रेट को प्लॉट करना हो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, तो आपको भाई साहब स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा ना। रेट क्या है, रेट इज माइनस da/dt है ना, ये आपका क्या है, देखो माइनस da/dt, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, माइनस da/dt के a रेज टू 0 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस da/dt दिस इज इक्वल टू k, है ना, कांस्टेंट है ये, मतलब ना ही भाई साहब ये टाइम के चलते डिक्रीज होगा और ना ही भाई साहब टाइम के चलते ये इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मतलब कंसंट्रेशन के साथ आपको लेना देना ही है, तो रेट विल बी अ पैरेलल लाइन टू कंसंट्रेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट, इट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट थ्रू आउट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो आपको दो तरीके के ग्राफ दिए जा सकते हैं। एक आपको ग्राफ दिया गया है किसमें, आपके कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में। अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में आपको किस तरीके का ग्राफ दिखता है तो दिस इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन पीपल, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में, एक्चुअली में देखो रेट और ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई है ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका रेट क्या हो गया, कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर आपको इस तरीके की स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगी देन इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पीपल, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, दिस इज अ डिक्रीजिंग ट्रेंड ग्राफ, दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन rate and concentration, this is a straight line graph which is parallel to the x axis. So this will be basically किस टाइप ऑर्डर हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, the time required to reduce the initial concentration of the reactant to half of its initial values is called half life or half life period, ठीक है। इसको भाई साहब क्या बोलेंगे, half life period is denoted by t half, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, a नॉट, ठीक है। तो जो टाइम लगा इस a नॉट का, देखो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है भाई साहब, a नॉट, ठीक है। तो जो टाइम आपको लगा इस a नॉट का क्या बनाने में, a नॉट बाई 2 बनाने में, इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ t हाफ, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड एंड इट्स डिनोटेड बाय टी हाफ। इसको किससे डिनोट करते हैं, बस टी हाफ, ठीक है। ओके, a is equal to a naught by 2, तो t is equal to t half, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t half, अभी हमने देखा भाई साहब 1 by t क्या था, a naught minus a था, है ना। देखो यहाँ पे क्या था भाई साहब, देखो ये k कितना था, 1 by t a naught minus a। तो इसमें आप क्या कर रहे हो भाई साहब, k रिएक्शन कांस्टेंट तो सेम ही रह रहा है, 1 by कितना टाइम लगा आपका t half, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a नॉट की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, a नॉट ही लिखोगे, ठीक है। और a की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब, a नॉट बाई 2 लिखोगे, है कि नहीं, a नॉट बाई 2 लिखोगे। a माइनस a नॉट बाई 2 कितना आ जाएगा, a नॉट बाई 2, बाहर कितना है भाई साहब, t हाफ है, ठीक है। a माइनस, तो ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे k है तो t हाफ की वैल्यू क्या लिखी भाई साहब, तुमने k को इधर रख दिया, t को इधर ले लिया, समझ आ रहा है। देखो तुम्हारा इक्वेशन क्या मिला था, यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन मिला था भाई साहब k इज इक्वल टू 1 बाई t, और यहाँ पे था तुम्हारा भाई साहब a नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए, ठीक है। ये था भाई साहब, इस टी को इधर कर लो और इस के को इधर, क्योंकि के आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ए नॉट माइनस ए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। टी हाफ मतलब क्या हो गया भाई साहब, आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका हाफ हो गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा कितना था, ए नॉट, अभी कितना हो गया भाई साहब, ए नॉट बाई 2। तो तुम क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पे टी की जगह पे लिखोगे टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई के, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2, सो दैट विल बी हाउ मच ऑफ पीपल, टी हाफ विल बी इक्वल टू 1 बाई के, ये हो गया भाई साहब कितना, ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी हाफ विल बी इक्वल टू आपका ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 के, क्लियर है। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो 2 के तो आपका कांस्टेंट है, 2 भी आपका कांस्टेंट है और रिएक्शन का जो के है वो भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी में हमको दिखाना है, टी हाफ दैट इज हाफ लाइफ विल बी इक्वल टू द और rather proportional to the original concentration, t half will be proportional to the original concentration, clear है, are we clear on this one people, ठीक है। thus half life period of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो तीनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपको भाई साहब रिएक्शन कांस्टेंट के यूनिट्स देकर पूछे जा सकते हैं, whether it is zero order reaction or not, ग्राफ दिया है तो भी आपको पूछा जा सकता है, और अगर आपको ये रिलेशनशिप दिया हुआ है that is t half is directly proportional to a naught, all these are characteristics of what, zero order reaction, are we getting this people, ठीक है। तो zero order reaction के characteristic वैसा क्या क्या हो गया आपके, t half लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के। और क्या है भाई साहब आपका, और क्या है, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। हाँ, ग्राफ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ग्राफ को अगर हमने भाई साहब यहाँ पे किसको प्लॉट किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन को, और इसको प्लॉट किया हुआ है टाइम को, और इस तरीके का ग्राफ आपको मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर भाई साहब हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है रेट को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन, और आपको भाई साहब ऐसा मिल रहा है, रेट इज आपका भाई साहब आपका पैरेलल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया। दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर टू दिस थिंग्स पीपल? हम समझम। ओके ओके ओके, ठीक है। और ऑब्वियसली आपको और क्या दिया जा सकता है, आपको भाई साहब यूनिट्स दिए जा सकते हैं। अगर यूनिट्स में दिया जाएगा तो आपका यूनिट्स क्या हो जाएगा, आपका के का कांस्टेंट का भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर रेज टू 1 माइनस NaCO और पर सेकेंड। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, और हम यहाँ पे मोलारिटी पर सेकेंड भी कर सकते हैं, मोलारिटी पर सेकेंड भी कर सकते हैं। ये हो गया यूनिट्स। तो इन चारों चीजों से आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साहब क्या है, इज इट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और नॉट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया भाई साहब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। यूनिट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल विद द यूनिट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रिएक्शन कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर द सेम, ठीक है। यहाँ पे सेम ही हो जाएगा रेट एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है, सेम ही हो जाएगा क्योंकि भाई साहब कोई यूनिट बन ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो फोटोकेमिकल रिएक्शन, सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे आपका देखोगे अगर यहाँ पे H2 हाइड्रोजन इन द फॉर्मेट ऑफ गैस प्लस क्लोरीन इन द फॉर्मेट ऑफ गैस, एक्चुअली में जब भी हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल है क्लोरीन, तो क्लोरीन पे जब भी सनलाइट गिरती है, सनलाइट का जो अल्ट्रावायलेट पोर्शन है वो क्लोरीन को स्प्लिट अप कर देता है, ठीक है। और अगर स्प्लिट अप करेगा तो क्लोरीन आपका क्या बनाएगा भाई साहब, यहाँ पे 2HCl बनाएगा, क्योंकि स्प्लिट अप होना जरूरी है। जैसे क्लोरीन स्प्लिट अप होगा इट विल बी रेनिंग इन अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब तक क्लोरीन भाई साहब, दो क्लोरीन आपस में बॉन्डेड हैं, तब तक भाई साहब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। जैसे इस पे सन रेज का अल्ट्रावायलेट रेज आया तो ये डिटैच हो गया। अगर डिटैच हो गया तो उसके पास भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 और इसके पास भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7, which makes it an unstable compound or rather a molecule, and then it will try to combine with somebody else, and since the only somebody else available here is hydrogen, it will combine to form HCl, ठीक है। This photochemical reaction is a zero order reaction। ये भाई साहब आपका zero order reaction। तो इस रिएक्शन को हम देखेंगे भाई साहब, the rate of the reaction is studied by nothing in the rate at which the water rises in the vessel due to dissolution of HCl form। तो आपका भाई साहब HCl फॉर्मेशन होता है, वाटर लेवल राइज होता है, और इस वाटर लेवल के राइज से किस रेट से वाटर लेवल राइज हो रहा है उस टाइम को हम प्लॉट करके रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि आपका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन से ही होता है, ठीक है। K = A अल्फा और B बीटा, ये अल्फा और बीटा से होता है एक्सपेरिमेंटली आते हैं, ठीक है। ओके, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्शन दैट चेंजेस एंड नॉट द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आपका भाई साहब चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका माइनस dR/dt दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट K, ठीक है। तो आपका अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट चेंजेस। रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होगा लेकिन भाई साहब आपका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज होगा लेकिन कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन। ER मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, सो द रिएक्शन इज स्टडीड बाय प्लेसिंग हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैसेस ओवर वाटर। द रेट ऑफ द स्टडी रिएक्शन इज स्टडीड बाय नोटिंग द रेट एट व्हिच वाटर rises in the vessel due to dissolution of HCl form. The rate of rise of water is the same as the rate of disappearance of H2 and Cl। तो भाई साहब H2 और Cl2 जिस रेट से डिसअपीयर हो रहे हैं उसी रेट से लगभग वाटर जो है तो राइज अप हो रहा है, ठीक है। That is concentration of gases per unit volume in the gaseous phase will not change with time, although the quantities will change। Quantities आपकी चेंज होगी, मतलब आपके रिएक्टेंट्स के जो क्वांटिटीज है वो चेंज होंगे, लेकिन आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेशन और जो आपकी क्वांटिटी है ये कैसे डिफरेंट होंगे, क्वांटिटी मतलब 20 ग्राम का, 10 ग्राम का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूबिक का, 20 लीटर का, ये हो गया आपका भाई साहब क्वांटिटी। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, लीटर मोल्स पर लीटर, इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन आपका चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी आपकी चेंज हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज, ठीक है, बिकॉज़ इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Are we clear to these things people, ठीक है। ओके, सो जैसे यहाँ पे आपका H2 + Cl2 ये दिया हुआ है, क्या बन रहा है 2HCl। तो इनिशियल मोल्स क्या है भाई साहब, T = 0, फाइनल मोल्स क्या है T है, ठीक है, एट टाइम T। इनिशियल मोल कितना है
हाइड्रोजन का है A और क्लोरीन का है B, तो HCl अभी फॉर्म नहीं हुआ है। एट टाइम t is equal to 0 हाइड्रोजन has A moles and chlorine has B moles, HCl obviously will be 0 moles, ठीक है। एट टाइम t तो आपका लेट्स से x मोल्स इसके डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन के। अभी आपने यहाँ पे देखा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2 कंबाइंड्स विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन, है कि नहीं। तो अगर x मोल्स हाइड्रोजन के डिसोसिएट हुए हैं, x मोल्स गए हैं कॉम्बिनेशन में, तो x मोल्स क्लोरीन के भी जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हो ना, 1:1 है भाई साहब, 1:1 है। तो यहाँ पे अगर इसका x मोल्स गया होगा तो क्लोरीन का भी x मोल्स गया होगा कॉम्बिनेशन में, और इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 2 है। देखो 1:1:2 है, तो अगर इसका x मोल्स गया रहेगा कॉम्बिनेशन में तो इसका भी कितना गया रहेगा, x मोल्स गया रहेगा, और फाइनली कितना मोल्स प्रोड्यूस हुआ रहेगा, 2x मोल्स, तो वही प्रोड्यूस हो रहा है। देखो तो अभी कितना बचा इसके पास, A था स्टार्ट में, x मोल चला गया कॉम्बिनेशन में, तो कितना बचा हाइड्रोजन के पास, A-x। B था स्टार्ट में किसका, क्लोरीन का, कितना चला गया कॉम्बिनेशन में, x, तो कितना बचा, B-x। इसका था वैसा 0 और कितना फॉर्म हुआ, 2x, तो ये हो गया आपका 2x। तो एट टाइम t is equal to 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितना है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फिर से बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज होगी। देखो क्वांटिटी चेंज होती है, दिख रही है आपको यहाँ पे। टाइम t is equal to 0 क्वांटिटी कितनी थी, A, एट टाइम t is equal to t क्वांटिटी कितनी हो गई, A-x। एट टाइम t is equal to 0 क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी थी, B, और एट टाइम t is equal to t क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी हो गई, B-x। एट टाइम t is equal to 0 HCl की क्वांटिटी कितनी थी, 0, और एट टाइम t is equal to t HCl की क्वांटिटी कितनी हो गई भाई साहब, 2x, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एट टाइम t is equal to 0 ले रहे हैं तो H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोल्स पर लीटर। समझ लो जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम है V, तो ये मोल्स पर लीटर हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t is equal to 0। क्लोरीन का क्या हो जाएगा भाई साहब, B मोल्स है पर V, ठीक है। एट टाइम t is equal to t हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, A-x by V1। नाउ लेट्स से V1 वॉल्यूम हो गया है, ठीक है। क्लोरीन का भाई साहब B-x minus V1, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका H2 plus Cl2 है, ठीक है। तो the HCl formed is dissolved in water, HCl भाई साहब डिसॉल्व होता है and rises up in the tube, तो ये भाई साहब डिसॉल्व हो जाता है and rises making the new volume V1। तो आपका भाई साहब V1 वॉल्यूम हो जाता है, पहले ये वॉल्यूम था देखो V। HCl यहाँ पे H2 और Cl2 में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, HCl फॉर्म हुआ। HCl जो फॉर्म होगा वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, इसीलिए वाटर भाई साहब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी जो नया वॉल्यूम है वो कितना हो गया आपका, V1। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे रिएक्शन को हम टेस्ट ट्यूब में करेक्ट करा हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 और Cl2 रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, HCl। जब HCl फॉर्म हो रहा है, HCl वाटर में सोल्यूबल है, तो यहाँ का जो ये वाटर है ये इसको सोल्यूबल करेगा, मतलब यहाँ पे इतना वॉल्यूम ऊपर चला गया, इतने वॉल्यूम में कितना HCl है वो डिसॉल्व हो गया। तो अभी जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो लेट्स से V1, और उस रिमेनिंग वॉल्यूम में क्या है आपका, H2 और Cl2। क्या ये मामला समझ में आ रहा है वैसे, ठीक है। तो रिमेनिंग वॉल्यूम में क्या है आपका, H2 और Cl2 है। तो आप बताओ भाई साहब एट टाइम t is equal to t what will be the volume of hydrogen remaining, this will be obviously number of moles, कितना हो गया, A-x, और वॉल्यूम कितना हो गया, V1, ठीक है। तो A-x अपॉन V1, ये क्लोरीन का कितना हो जाएगा, B-x अपॉन V1, ठीक है। ये हो गया इनके मोल्स पर लीटर। क्या ये चेंज हुआ है, नहीं। क्या ये चेंज हुआ है, नहीं, क्योंकि आपका भाई साहब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है, क्वांटिटी चेंज हुई है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई साहब ये जो H2 का मोल्स पर लीटर है एट टाइम t is equal to 0 will be equal to H2 का मोल्स पर लीटर एट टाइम t is equal to t, ठीक है। इसी तरह से क्लोरीन का एट टाइम t is equal to 0 जो मोल्स पर लीटर है वो किसके बराबर होगा, एट टाइम t is equal to t B-x अपॉन V1। क्या है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। इज दिस क्लियर पीपल? जैसे आपका देखो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन हॉट प्लैटिनम सरफेस, ये हॉट प्लैटिनम सरफेस है, N2O है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है N2 प्लस हाफ O2 में, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है और इसको हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका रेज टू जीरो, मतलब K N2O मतलब K हो जाएगा भाई साहब, ठीक है।
और माइनस डी N2/dt, ये क्या हो जाएगा आपके K के बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम। यहाँ पे मॉलिब्डेनम क्या कर रहा है भाई साहब, एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो हियर इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट और टंगस्टन इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका अमोनिया है, मॉलिब्डेनम के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है, N2+3H2 बना रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। इन सच अ सिस्टम द रिएक्टेंट इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड दैट इज कैटलिस्ट where it is converted into products। तो अभी कैटलिस्ट कर क्या रहा है भाई साहब, ये इस पे अब्सॉर्ब कर रहा है चीजों को, किसको, नाइट्रोजन और अमोनिया को अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। surface of a catalyst where it is converted into products, the fraction of the surface of the catalyst covered by the reactant is proportional to its concentration at low values and the rate of the reaction is first order। तो आपका भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। however after certain concentration limit of the reactant the surface of the catalyst is fully covered and any further increase of the concentration of the reactant does not change the situation and the reaction rate becomes independent of the concentration, the reactant becomes zero। तो अल्टीमेटली भाई साहब स्टार्ट में भले ही हमको लगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है, ओके। सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, thus the decomposition of ammonia on finely divided catalyst surface is first order when the presence of ammonia in the system is low। जब आपका अमोनिया जो है तो सिस्टम में लो है, ठीक है, तब आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, when the presence of ammonia on finely divided catalyst surface is first order when the pressure of ammonia in the system is low। at higher concentration when the surface of the catalyst is fully covered with the, तो आपका भाई साहब जो मॉलिब्डेनम है वो fully cover हो गया है अमोनिया से, ठीक है, with the layer of ammonia molecules the reaction becomes zero order। in general the rate of the reaction is given according to the reaction by sub K1 NH3 1 plus K2 NH3, ठीक है, where K1 and K2 are constants when NH3 is very low and K2 into NH3 can be neglected compared to unity, ठीक है। ये भाई साहब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 plus K2, देखो K1 and K2 आपके कांस्टेंट्स हैं। आपने देखा जब अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, यही रिएक्शन, ठीक है, और जब अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है। तो इन दोनों को मिलाते हुए रेट क्या आ जाएगा, K1 and K2 are constants where ammonium concentration is very low, K2 NH3 can be neglected। तो आप भाई साहब यहाँ पे रेट बता सकते हैं K1 NH3 1 plus K2 NH3। K1 is the reaction constant when the concentration of ammonia is very less, which is basically a first order reaction, and K2 is the reaction constant when concentration of ammonia is very high, which is a zero order reaction, ठीक है, clear है, okay। at very low NH3 that is rate K1 NH3 and the reaction is of first order, at higher NH3 neglect unity as compared to we have basically we have क्या हो जाएगा रेट, तो ये रेट हो जाएगा आपका रेट इज कांस्टेंट a characteristic of zero order reaction। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए भाई साहब, यहाँ पे जो रिएक्शन है NH3, ये आपका NH3 क्या बना रहा है 2NH3 ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिब्डेनम एज अ कैटलिस्ट, ये आपका N2+3H2 बना रहा है, ठीक है। ये आपके दो टाइप के वेरिएबिलिटी दिखाती है ये रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर कब दिखा रहा है भाई साहब, ठीक है, जीरो ऑर्डर तो आपका रेट यहाँ पे क्या है, रेट इज इक्वल टू K1 अमोनिया, K1 अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन 1 प्लस K2 अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका भाई साहब है, ठीक है, where K1 and K2 are constants, ठीक है। तो आपका becomes independent at very low NH3, जब NH3 बहुत लो है, मतलब उतना ज़्यादा ये मॉलिब्डेनम को उतना ज़्यादा नहीं घेरा है, कंप्लीटली नहीं घेरा है। at very low pressure of NH3 रेट क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका रेट विल बी इक्वल टू, आप लो में इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो रेट आपका क्या हो जाएगा K1 NH3। तो मतलब ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ अमोनिया दिस विल बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया हम इस यूनिटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू K2 NH3, ठीक है, इस यूनिटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा K1/K2 दैट इज इक्वल टू K, द रेट इज कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर, फिर आपका जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जो हो रहा है 2NH3 in the presence of molybdenum to form N2+3H2, ठीक है, it shows zero order and it shows first order as well, first order and zero order as well। तो रेट आपका यहाँ पे क्या होगा भाई साहब
K1 अमोनिया, ठीक है, अपॉन 1 प्लस K2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर कभी दिखाएगा भाई साहब? एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, एट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये आपका जीरो ऑर्डर दिखाएगा, ठीक है। एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ये आपका भाई साहब क्या दिखा देगा? फर्स्ट ऑर्डर दिखा देगा, ठीक है। एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, तो रेट आपका क्या हो जाएगा? K1NH3, ये हो जाएगा रेट आपका K1NH3, ठीक है, ये हो गया। और हायर कॉन्सेंट्रेशन में आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो रेट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? K1NH3 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन भाई साहब K2NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया K1/K2, K1/K2 दैट विल बी इक्वल टू K, दैट विल बी इक्वल टू K। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें आपको भाई साहब समझनी है और जाननी है, ओके। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दोनों भी एक साथ मिल रहा है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड सरफेस, ये भी आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। आयोडीनेशन ऑफ एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस, ये आपका एसीटोन है CH3COCH3, I2 है भाई साहब, यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? आयोडीनेशन, मतलब यहाँ पे आयोडीन ऐड हो रहा है। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट इंक्लूड द I2 फैक्टर, ये आपका I2 के फैक्टर को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन H+, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस dx/dt विल बी इक्वल टू CH3COCH3 और H+, ठीक है। If either of the reactants is taken in excess, then also zero order reactions occur. आपका दो रिएक्टेंट्स है A एंड B, उसमें से आपने B को या A को एक्सेस में लिया है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में लिया है, ठीक है, देन आल्सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस अगर, तब भी आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है। सिंस इन दीस द अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज इज सपोज्ड टू बी नेग्लिजिबल एट एनी टाइम, जैसे आपने देखा यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया? देखो, एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया में ये क्या हो गया? जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ही आपका एक भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या एक्सेस हो जाएगा, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ऑल द रिएक्शंस व्हिच हैव एन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ जीरो आर रेयर, it is not unusual to find the reaction in which the order of the reaction with respect to one of the reactants is zero. Example, enzyme catalyzed reaction, substrate है, इससे एंजाइम से आपका भाई साहब बन रहा है प्रोडक्ट, थोड़ा सा बायो का नॉलेज चाहिए इसमें, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं भाई साहब? रेट इज इक्वल टू K इंटू एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट भाई साहब आपका क्या है? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, और जिस चीज का बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा भाई साहब उसका जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। So since the concentration of the substrate is in excess and that of enzyme is small, ठीक है, ओके। अभी आते हैं हम भाई साहब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब? आपका N का वैल्यू कितना हो गया? 1, ठीक है। तो A का लेट से प्रोडक्ट्स हो रहा है, तो dx/dt आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? dx/dt will be equal to, let A be the concentration of A at the start and after time t the concentration becomes A minus x, ठीक है, that is x has been changed into products, ठीक है। तो आपका यहाँ पे dx/dt कितना हो जाएगा? k into a minus x, तो dx/a minus x k dt हो गया, dx/a minus x k dt हो गया। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, माइनस log a minus x is equal to kt plus c, where c is the integration constant, let a be the concentration। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? dx/dt is equal to k into a minus x, ये समझ बुरा है सब, तो log a minus x by t is equal to 0, तो minus a, putting the values, तो आपका log a by a minus x is equal to kt। देखो 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 भाई साहब, आपका यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई साहब, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका ए क्या बना रहा है भाई साहब? प्रोडक्ट, ठीक है, ए क्या बना रहा है आपका? प्रोडक्ट, ठीक है। तो लेट्स से आपका ए का एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है ए, और जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा भाई साहब? 0, ऑब्वियसली। एट टाइम t इज इक्वल टू t, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? मतलब x मोल्स इसके डिसोसिएट हो गए, ठीक है। x मोल्स अगर डिसोसिएट हो गए तो यहाँ पे भी x मोल्स फॉर्म होंगे भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देखो दो तरीके से लिख सकते हो उसको। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर हम लिखें तो माइनस dA/dt लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या बोलो? प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, dx/dt भी तो लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। माइनस dA/dt मतलब माइनस dA माइनस x/dt हो जाएगा, लंबा चलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कंफर्टेबली इसको उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका dx/dt क्या हो जाएगा बोलो? dx/dt दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? d
ए माइनस एक्स, ठीक है, डी ए माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी विल बी इक्वल टू के इंटू ए माइनस एक्स, है कि नहीं भाई साहब, के इंटू ए माइनस एक्स। इसको आप इधर ले लो, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी हो गया, ट्रांसपोज किया हमने, समझा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं भाई साहब, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाँ, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखो जब आप ऐसा करते हैं ना, डी एक्स बाई एक्स करते हैं आप, तो इसका कितना आता है आपका, लॉग एक्स आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ए माइनस एक्स माइनस में आ जाएगा, ठीक है। समझो इसको हम ऐसे करें, अगर आपका देखो लेट हमने मान लिया, लेट यू इज इक्वल टू ए माइनस एक्स, ठीक है। हाँ जी, मुँह तोड़ देना भाई साहब, औजार दूँ वैसे। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी एक्स हो गया 0, डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1, है कि नहीं। तो आपका डी यू क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स, क्लियर है, ओके। तो अभी आप इस जगह पे क्या लिख सकते हो, अगर आपका है भाई साहब क्या, डी एक्स बाई ए माइनस एक्स है, तो डी एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो बोलो, माइनस डी यू लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस डी यू अपॉन ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यू। तो ये कितना आ गया बोलो, माइनस डी यू बाई यू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ यू। अभी आप डाल दो भाई साहब यहाँ पे, माइनस लॉग यू की जगह पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट है सी, लेट्स से कोई कांस्टेंट है सी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, इसको हम लिख रहे हैं माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट सी इज इक्वल टू के टी। क्लियर भाई साहब। अभी आप यहाँ पे c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था इसका, a था, ठीक है। तो यहाँ पे k इंटू 0, यहाँ पे प्लस c माइनस लॉग यहाँ पे a माइनस x, तो लॉग कितना था भाई साहब आपका, a था, है कि नहीं, यहाँ पे a था, तो आपका c कितना हो जाएगा, तो माइनस लॉग a, कॉन्सेंट्रेशन तो भाई साहब यही था ना तभी, ठीक है, लॉग a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, लॉग ऑफ a। अभी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो भाई साहब इस इक्वेशन में, तो ये हो गया माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू टी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो लॉग में जब माइनस होता है, लॉग a माइनस लॉग b कितना होता है, बहुत तकलीफ हो रही है, लॉग a बाई बी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, दिस विल बी इक्वल टू k, ठीक है, क्लियर है। लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू k, क्लियर पेपर, ओके। सो ये हो रहा है लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, फॉलो करिए ऐसा। तो अभी k की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे आपका भाई साहब आया के टी का वैल्यू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे आया भाई साहब के टी का वैल्यू क्या आ गया, मतलब के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, है ना, लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, के टी की वैल्यू आ गई भाई साहब। ये जो लॉग है ये भाई साहब बेसिकली क्या है, बेस ई पे, तो बेस ई वाले लॉग को अगर आपको लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप इससे किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, ये हो गया लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो के टी की वैल्यू इतनी हो गई भाई साहब, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर, ओके। दिस इज नोन एज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो इसी को आप अलग अलग तरीकों से लिखते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो 2.303 बाई टी लॉग 10, यहाँ पे a मतलब a नॉट, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 अपॉन a माइनस एक्स कितना हो जाएगा बोलो, a, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इसी चीज को भाई साहब
देखो यहाँ पे के टी इज इक्वल टू ये लिखा है तुमने, के टी इज इक्वल टू तुमने क्या लिखा है, देखो अरे देखो ना भाई साहब क्या बोला जा रहा है आपको, के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए बाई ए माइनस एक्स, ठीक है। इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 रेज टू 3 इज इक्वल टू 1000, इसको लॉग में कन्वर्ट करो। हाँ बोल बोल, नहीं नहीं, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 10 1000 इज इक्वल टू 3, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे ई, तो ई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो के टी इज इक्वल टू लॉग बेस ई, ये हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ए नॉट, है ना, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। अभी इस बेस ई को देखो, बेस ई को हमने रेज टू किया है किससे, बेस ई को हमने रेज टू किया है किससे, इस इधर जो है, ठीक है, तो ई रेज टू के टी लिख सकते हैं, बोलो ई रेज टू के टी क्या हो जाएगा आपका, ए नॉट बाई ए, सिंपल है, देखो सिंपल, एकदम सिंपल है, इसको फॉलो करो। 10 क्यूब कितना होता है 1000, तो इसको अगर मैंने लिखा लॉग बेस 10 10,000 तो ये होगा 3, ये हो गया तुम्हारा बेस यहाँ पे 10, यहाँ पे तुम्हारा बेस क्या है यहाँ पे ई, तो तुमने भाई साहब पहले ई लिख दिया, ठीक है, ओके। बेस के पावर में तुम क्या ला रहे हो, ये 3 किधर है, इधर राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे देखो इस राइट हैंड साइड में क्या है तुम्हारा के टी, तो ई रेज टू के टी हो गया, ठीक है, ओके, ई रेज टू के टी। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा भाई साहब, ये 1000 है, 10 क्यूब ये 1000, तो ये वाला जो 1000 है ये किधर आ जाएगा भाई साहब, इधर, ठीक है, तो ये वाला जो आपका देखो लॉग ए नॉट बाई ए, तो ये आपका भाई साहब इधर रहेगा ए नॉट बाई ए, तो ई रेज टू के टी विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई ए, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस इज जस्ट अनदर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द इक्वेशन, ठीक है। अगर आप भूल रहे हो कि इसको कैसे डिराइव किया जाएगा, सीधा ऐसा कर दो भाई साहब, ठीक है, log बेस 10 10,000 3 को, log बेस 10 10,000 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, ठीक है, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, तो e को यहाँ पे रखो e, ठीक है, इधर जो है उसको यहाँ पे रखो, तो इधर भाई साहब आपका क्या था kt इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000 मतलब इज इक्वल टू a नॉट बाई a, इज इक्वल टू a नॉट बाई, क्लियर है, आर बी क्लियर। सो इस तरह से हम भाई साहब इसको लिख सकते हैं, तो हमारा भाई साहब यहाँ पे देखो अगर इसको हम इसको इधर ला रहे हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a नॉट बाई e रेज टू के टी, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a नॉट इनटू e, इसको ऊपर ले रहे हैं हम माइनस के टी, ठीक है, e रेज टू माइनस के टी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके।